नेहा मुड़कर दोबारा स्कूल के अंदर चली गई और उसकी कलीग आगे बढ़ गई। गोवा, तुम बहुत अच्छे हो कबीर, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? कहाँ जा रहे हो? फिर से उस चुड़ैल के पास? जले मेरी जूती, प्यार और तुमसे मैं मर न जाऊं जहर खाकर। वो दिन आने से पहले अचानक अवंतिका के कहे शब्द उसके कानों में गूंजे तो वो मुस्कुरा उठा। पागल लड़की, कहीं भी कुछ भी बोलती है बिना सोचे समझे। क्या हुआ मिस्टर कबीर, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर बख्शी ने उससे पूछा तो वो झेंप गया। सर, लगता है मिस्टर कबीर को उनकी वाइफ की बात याद आ गई होगी। आखिर अभी अभी शादी हुई है उनकी, और शुरू शुरू में तो बंदा ऐसे ही मुस्कुराता है। अकेले अकेले, हाँ हाँ, क्यों कबीर जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? तभी मिस्टर वर्मा बीच में बोल पड़े, जो मिस्टर बख्शी के असिस्टेंट थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। आप बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं? हमने जो होटल्स की डील साइन की है उसका काम अगले महीने से शुरू करवा दें। कबीर अब बात बदलते हुए बिजनेस की बातें करने लगा। वो अवंतिका को होटल में छोड़कर यहाँ अपनी ज़रूरी मीटिंग में आ तो गया था, मगर उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे अवंतिका की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं अब वो क्या कर रही होगी। या श्योर। वैसे मिस्टर कबीर, मुझे लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को भी देना चाहिए। अभी तो आप हैं ना यहाँ, तो परसों मिलते हैं मेरे घर पर डिनर के टाइम। आप अपनी वाइफ को भी साथ लाइएगा, हमारी मैडम भी उनकी कंपनी पाकर खुश हो जाएंगी। ओके मिस्टर बख्शी, जैसी आपकी मर्जी। कबीर भी बोला और उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चला आया। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे बार बार अवंतिका का ही ख्याल आ रहा था। कल रात की उसकी और अवंतिका की बढ़ती नज़दीकियाँ उसे अजीब से एहसास उससे दो चार करवा रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। अभी तो बस 1-2 महीने हुए हैं हमें मिले हुए। नो नो कबीर, ये सब गलत है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इट्स जस्ट ए डील। वो खुद को समझा भी रहा था। फिर उसने अपनी गाड़ी का रुख होटल की तरफ किया। शाम के 4 बजने वाले थे। हेलो, हाँ बोलो। नेहा अपना फ़ोन रिसीव करते हुए बोली। उसे पता था कि ये साहिल का ही नंबर है। कई दफ़ा उसने इग्नोर करने की कोशिश की, मगर फ़ोन बार बार बजते ही जा रहा था और तंग आकर उसने कॉल रिसीव की। लगता है तुमने मेरा नंबर सेव कर लिया है। दूसरी तरफ वो हंसा तो नेहा चिढ़ गई। जी नहीं, आपकी गलतफहमी है। मैं अजनबियों के नंबर अपनी फ़ोन लिस्ट में सेव नहीं करती। तो फिर मेरा फ़ोन है, पहचाना कैसे? ओह समझ गया, तुम्हें याद हो गया होगा मेरा नंबर। उसने कहा तो नेहा का दिल ज़ोर से धड़का। न जाने क्यों, बात तो उसकी सही थी। उसने नंबर से ही पहचाना था। नहीं, मेरा मतलब हाँ। वो बोली तो दूसरी तरफ साहिल ज़ोर से हंसा। ये क्या हाँ ना कर रही हो? दरवाज़ा खोलो, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। नेहा उसकी बात सुनकर चौंक गई। क्या बाहर खड़े हो फिर से? देखो वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही। शायद कल का थप्पड़ भूल गए हो तुम। साहिल अपने गालों को सहलाते हुए। नहीं, याद है मुझे। तुम फिल्में नहीं देखती, शुरुआत थप्पड़ से ही होती है। ये हकीकत है मिस्टर साहिल, फिल्म नहीं। वो खिड़की से झांककर बाहर देख रही थी कि वाकई वो सच में बाहर है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर खिड़की से बाहर किसे देख रही हो? बताओ मुझे। तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ हो ही नहीं। वो खिड़की बंद करने लगी और दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। मैं वहीं पर हूँ, ज़रा अपने पीछे देखो। जैसे ही साहिल ने कहा तो वो तुरंत पलटी, जिस पर दूसरी तरफ से साहिल ज़ोर से हंसा और वो समझ गई कि वो उससे मजाक कर रहा है। बस बहुत हो गया, मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर अभी तो तुम मुझे ढूंढ रही थी। देखो मैं बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। पर मैं तो फ़ोन पर बात कर रहा हूँ जाने मन। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो फिर किस नाम से बुलाऊँ, तुम ही बता दो। मुझे नहीं पता, बस मत बुलाओ। अब नहीं पता तो इसी नाम से बुलाऊंगा जाने मन। इडियट। नेहा ने तंग आकर फ़ोन रख दिया और दूसरी तरफ साहिल हेलो हेलो करता रह गया। उसके बाद उसने कितनी बार उसे कॉल मिलाई, मगर नेहा ने फ़ोन नहीं उठाया। यार, क्यों मेरी सुकून भरी ज़िंदगी में तूफान मचा रहे हो? नेहा सोफे पर निढाल आंखें बंद किए लेटते हुए सोच रही थी। गोवा। दिलावर सिंह सुबह से अवंतिका के ऊपर नज़र रख रहा था। वो जहाँ जहाँ गई वो वहाँ वहाँ उसके पीछे था, मगर उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। वो समझ रही थी कि दिलावर सिंह लौट गए, मगर वो तो कुछ और ही सोच रहा था। अपनी गाड़ी में बैठा वो उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ख़तरनाक मुस्कान थी, जैसे बहुत बुरा होने वाला हो आज। सबको पता है कि तुम मर गई हो, और जो मर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। फिर तुम कौन हो, कैसे वापस आ गई? आज मैं तुम्हारी इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वो गुस्से से लाल आंखें किए गाड़ी को स्टार्ट करते हुए तेज़ी से उसकी तरफ मोड़ रहा था। अवंतिका कबीर के जाने के बाद अकेले शहर घूमने निकल पड़ी थी। अब वो तो अपने काम में बिजी था और वो होटल में अकेली बोर नहीं होना चाहती थी। बेवजह शहर के रेस्टोरेंट और मॉल्स के चक्कर लगाते हुए वो अब बहुत थक गई थी।
ओ, अब क्या करूं? शायद मुझे वापस जाना चाहिए। कबीर ने कहा था शाम तक वापस आ जाएगा। उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो अपना फ़ोन निकालकर सड़क किनारे खड़ी कबीर को कॉल लगाने के लिए जैसे ही स्क्रीन पर देखा तो वो बंद था। ओह शिट! ये तो ऑफ हो गया है। जल्दबाजी में मैंने इसे चार्ज ही नहीं किया। अब क्या करूं? वो फ़ोन चेक करते हुए खुद से बातें कर रही थी। शाम के 5 बजने वाले थे, मगर हवाओं में गर्मी और ऊपर से धूप अभी तक अपनी तपिश बरसा रही थी। उसने अपना हाथ सर के ऊपर रखते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की रोशनी जगमगा रही थी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गई और तभी सामने से एक तेज़ आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो ब्लैक कलर की लंबी सी गाड़ी थी जो तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी, और इससे पहले कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करती तब तक वो उसके करीब आ चुकी थी। नहीं, उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो गाड़ी बस उससे टकराने ही वाली थी, मगर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। अवंतिका बुरी तरह से कांप रही थी। उसने आज इतने सालों बाद फिर से मौत को इतने करीब से देखा था। वो आंखें खोलते हुए सामने देख रही थी। जिसने उसे बचाया वो कोई और नहीं, कबीर था, जिसने उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। वो बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लब थरथरा रहे थे, जो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। फिर उसने कबीर की मजबूत बाहों में खुद को समेट लिया। आंखों के सामने वही मंजर बार बार घूम रहा था। अगर वो वक्त पर ना आता तो आज क्या होता? कबीर अवंतिका को वहाँ से सीधे होटल लेकर आया और गाड़ी से उतरते ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे खींचकर बाहर निकाला, और फिर गाड़ी लॉक करने के बाद उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और अब वो कमरे में उस पर बरस रहा था। मैंने इससे पहले इतनी लापरवाही किसी की नहीं देखी। तुम्हारे पास दिमाग है या फिर इसमें कचरा भर रखा है? और ये आंखें आंखें हैं या बटन? कुछ दिखाई भी देता है इनसे, या फिर सिर्फ मुझे घूरने के लिए बनी हुई हैं? मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। जो लड़की अपना ख्याल नहीं रख सकती वो मेरा ख्याल क्या खाक रखेगी? कबीर उसे दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए चिल्ला रहा था। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर फिक्र, बातों में तल्खी। अवंतिका चुपचाप उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहना क्या चाहता था। और ये शादी थोड़ी न थी, एक डील थी। वो उसकी सचमुच की बीवी थोड़ी न थी जो उसका ख्याल रखेगी। अवंतिका, कुछ पूछा मैंने? फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? तुमसे मैंने कहा था ना कि बिना फ़ोन लिए कहीं मत जाना। अब वो उसे झटके से पीछे हटाते हुए बोला तो वो लड़खड़ाई, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। पर मैं फ़ोन साथ ले गई थी, वो स्विच ऑफ हो गया। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। अब वो चिढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। ओह, फ़ोन स्विच ऑफ था और तुमने जाते हुए उसे चेक भी नहीं किया होगा। तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या किया है? अब वो दोबारा उसके पास आया और दीवार पर ज़ोर से हाथ मारा, जिससे अवंतिका चिपक कर खड़ी थी। अब उसे कबीर के गुस्से से डर लग रहा था। उसके मुक्के के दीवार पर पड़ते ही उसने आंखें बंद कर ली और फिर धीरे धीरे खोली। कबीर का पसीने से लथपथ चेहरा, लाल आंखें, भीगे हुए बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। उसने वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई थी। कोट उतार कर आते ही उसने बेड पर फेंक दिया था। टाई ढीली पड़ी हुई थी जैसे उसका दम घुट रहा हो उससे। और अब वो उसी हालत में उसके सामने उसके बेहद करीब खड़ा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अवंतिका ने अब अपनी बात कही तो उसने दूसरा हाथ भी दीवार पर जोर से मारा। कुछ हुआ नहीं, मगर हो तो सकता था ना। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचता तुम्हें ढूंढते हुए। पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो अनाथ हो। मर भी गई तो कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं होगा। पर भूलो मत कि अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। अवंतिका को उसका अनाथ कहना जैसे खल गया। अब उसे भी बहुत तेज़ गुस्सा आया कि उसने ऐसे क्यों कहा। ठीक है, उससे गलती हुई थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। अवंतिका वैसे ही ढीठ की तरह, तुम बोल रहे हो कि ये एक डील है, और बार बार मुझे ये बीवी के ताने मत मारो। भूल गए मैं तुम्हारी एम्प्लॉई हूँ और तुम मेरे बॉस। और नौकरों के मरने से मालिकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मिस्टर सिंघानिया। उसने कहा तो कबीर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो कह रही थी जिसकी जान उसने कुछ देर पहले बचाई थी। इतनी अकड़ कहाँ से लाती हो तुम मिस अवंतिका? खुद को क्या समझती हो? तुम कहीं की महारानी हो क्या? उसने अपने आप पर जब्त पाते हुए कहा। तो वो अजीब तरीके से मुस्कुराई। अनाथ हूँ तो जाहिर सी बात है, कहीं का तो पता नहीं। खुद की अकड़ है। और रही बात महारानी की, तो भले ही तुम्हारी तरह पैसों से अमीर नहीं, पर दिल बहुत बड़ा है मेरा, जो तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की छोटी सोच के परे है। दोनों अभी तक वैसे ही खड़े थे। कबीर के दोनों हाथ दीवार पर थे और अवंतिका उनके बीच में फंसी हुई थी, जैसे उसने अवंतिका को कैद कर रखा हो। अब अवंतिका की हालत भी कबीर की तरह ही थी। चेहरे पर गुस्सा और पसीने छूट रहे थे, बाल भी पूरी तरह बिखरे हुए थे।
दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। तभी कबीर ने उसके इर्द गिर्द से अपने हाथ हटाए और पीछे हट गया। तुमसे बहस करना ही फिजूल है, अवंतिका तभी पीछे से बोली, और तुम मुझे फिजूल लगते हो। वो उसकी तरफ अचानक पलटकर उसे उंगली दिखाकर, मैं फिजूल लगता हूँ? लिसन, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अवंतिका अब उसकी तरफ बढ़ी और टेबल पर रखी उसकी घड़ी को उठाया, फिर ज़मीन पर ऊंचाई से गिरा दिया, जिस पर वो हैरान रह गया। उसके टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में झन से सुनाई दी थी। ये क्या किया तुमने? पता भी है कितनी महंगी थी? पूरे 1 लाख की थी। कभी देखी है ज़िंदगी में ऐसी घड़ी? इसे क्यों तोड़ा तुमने? तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब है। अब वो ज़मीन पर टूटी हुई घड़ी के टुकड़े उठा रहा था। तभी अवंतिका उसकी ओर झुकते हुए बोली, प्राइस की दुकान देखा? यही हो तुम, कबीर सिंघानिया, जिसे हर चीज़ की कीमत पता है। कबीर ने नज़रें उठाकर उसे देखा। हाँ हूँ मैं, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया हो, उसे ही हर चीज़ की कीमत पता होती है। झांसी की रानी, और जिसने कभी कुछ पाया ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर कबीर उठकर वहाँ से आगे बढ़ गया। उस टूटी हुई घड़ी के टुकड़े उसके हाथों में थे। वो जाते हुए उन्हें देख रहा था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल आया। सही कहा तुमने, जिसने कभी कुछ पाया ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? अवंतिका उसे पीछे से जाते हुए उसकी पीठ को देखते हुए धीरे से खुद से बोली। अब वो बंद दरवाजे को देख रही थी। फिर वो धम से बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका दिल चाह रहा था कि आज ज़ोर ज़ोर से रोए, मगर उसने अपनी आवाज़ को दबा रखा था। बस आंसू बहते जा रहे थे और उसकी गोद में आकर गिर रहे थे। मुंबई। साहिल ने आज नेहा को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहने वो शानदार दिख रहा था। साथ ही बालों में हाथ फेरते हुए वो एक टेबल पर बैठा, सामने शीशे से बाहर का नज़ारा देखते हुए बहुत देर से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। जहाँ से रेस्टोरेंट के बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। बाहर काफ़ी चहल पहल थी। कई हसीन चेहरे उसके सामने से गुजर गए, मगर अभी तक वो नहीं आई थी जिसका दीदार करने के लिए वो बेचैन हो रहा था। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देख रहा था, जिसमें 7 बजने वाले थे। पूरा 1 घंटा हो गया था उसे यहाँ आए हुए। उसने नेहा को 6 बजे का टाइम दिया था और उसे फ़ोन भी कर चुका था, मगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वो तब भी उसका इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई काम आ गया हो, मगर 1 घंटा बहुत लंबा अरसा होता है। वो अब थक गया था। वेटर से 3 बार कॉफ़ी भी मंगवा कर पी चुका था। लगता है वो नहीं आएगी, मुझे चलना चाहिए। शायद वो मुझे सच में पसंद नहीं करती। उसने एक बार फिर से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और उठकर जाने लगा। तभी सामने से नेहा उसे आती हुई दिखाई दी तो उसके लबों पर मुस्कान आ गई। वो फिर अपनी जगह पर बैठ गया। नेहा सामने से आ रही थी, पिंक कलर की साड़ी पहने हुए। वो अच्छी तो लग रही थी, मगर शायद बहुत थक गई थी। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था और साथ ही साथ बाल भी बिखरे हुए थे, जिन्हें वो एक हाथ से ठीक कर रही थी और दूसरे हाथ में पर्स टांग रखा था। वो स्कूल से सीधे यहीं आ गई थी। सॉरी, आज कुछ काम आ गया था तो मुझे देर हो गई। मुझे लगा कि तुम चले गए होंगे। उसने पर्स चेयर पर टांग दिया और बैठते हुए साहिल से कहा, जो उसके ठीक सामने बैठा उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। हम तो सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकते हैं, और ये तो बस चंद लम्हों की बात थी। नेहा ने उसे घूरा। तुम नहीं सुधरोगे ना? साहिल उसकी तरफ झुकते हुए बोला, नहीं, अब तो बस बिगड़ना चाहता हूँ मैं, वो भी तुम्हारे साथ। नेहा ने उसके सर को पकड़कर उसे दूर किया। बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ? यार तुम बहुत बोरिंग हो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? जैसे तुमने इतनी देर मेरा इंतज़ार किया इसके लिए थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो, वगैरह वगैरह। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सामने एक्टिंग करते हुए बोल रहा था। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। देखो आज मैं बहुत थक गई हूँ। स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स के पेपर चेक हो रहे थे, उसमें बहुत दिमाग खपाना होता है। तो अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ और सीधे सीधे बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सीधे सीधे बताऊं? जी हाँ, मुझे घुमा फिराकर बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। साहिल उठते हुए, ओके, आपका हुक्म सराखों पर। वो उठकर अब नेहा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उसके सामने करते हुए बोला, तो मिस नेहा, विल यू मैरी मी? उसकी बातें सुनकर नेहा हैरान रह गई कि वो ये क्या बोल रहा है। पागल हो गया है? शादी करोगी मुझसे? साहिल ने मुस्कुराते हुए उससे दोबारा कहा और उसका हाथ पकड़ा तो वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने साहिल का हाथ झटका, फिर अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे खड़ी साहिल को एकटक देख रही थी। उसे साहिल की हरकत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? साहिल उठते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ पता है। वो अब उसकी आंखों में देख रहा था। जानते क्या हो मेरे बारे में? कुछ पता भी है कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ, तुम वो हो जिसे देखकर पहली बार में ही मैंने अपने आप को खो दिया था। ये फिल्म नहीं है, समझे, जो तुम डायलॉग मारोगे और मैं पट जाऊंगी। ये ज़िंदगी है साहिल सिंघानिया, और अपने आप को संभालो और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नेहा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हुए
उसे अपने सामने से हटाकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ नेहा, साहिल ने नेहा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। तो वो सर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर गंभीरता के बादल छाए हुए थे। ओके फाइन, और फिर क्या होगा? तुम्हें पता है मैं कितने साल की हूँ? 28 साल की। मैं तुमसे पूरे 2 साल बड़ी हूँ, पर लगती तो नहीं। ओके, तो क्या हुआ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो वैसे ही उसे देख रहा था हसरत भरी निगाहों से। तब नेहा ने फिर से कहा, एक बात और बता देती हूँ जिसके बाद शायद मेरा भूत तुम्हारे सर पर से उतर जाए। मेरी शादी भी हुई थी और मैं एक विधवा हूँ। अब बोलो, उम्र में बड़ी और ऊपर से विधवा, ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तुम? ऐसी लड़की जिसे उसके ससुराल वालों ने उसके पति की हत्यारिन कहकर घर से निकाल दिया, उसके साथ रह पाओगे तुम? साहिल ने उसके कहे शब्दों को सुनकर अचानक अपने हाथ उसके कंधों पर से हटा दिए। नेहा का गुजरा हुआ कल उसे बेचैन कर गया था। उसे जैसे सदमा सा लगा, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वहीं नेहा की आंखों में आंसू थे। नहीं ना, पता था मुझे, इसलिए तुमसे कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। देखो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। भगवान के लिए मेरे रास्ते में मत आओ, जहाँ पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। इन पर चलने से सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होगा साहिल। अब वो कहकर आगे बढ़ गई, मगर फिर तभी दोबारा पलटी। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। गुड बाय एंड टेक केयर। अब वो कहने के बाद पलटकर वहाँ से जल्दी ही उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। वहाँ पर खड़ा साहिल अभी तक दरवाजे को देख रहा था जहाँ से वो आई और गई। गोवा। कबीर होटल के कमरे से बाहर निकल आया था और स्विमिंग पूल के पास बैठकर उसके पानी में आसमान को देख रहा था, जिसमें चांद की परछाई झलक रही थी। रात का 1 बजने वाला था और लगभग सब लोग सो गए थे। वो अकेले वहाँ पर हाथों में सिगरेट के कश लगाते हुए हवा में धुआं फैला रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने अवंतिका का चेहरा आने की वजह से वो खुद को बेचैन सा महसूस कर रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। उसे अवंतिका की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वही दिलावर जो उस होटल में अभी तक मौजूद था, वो अब दूसरी तरफ बहुत देर से छिपकर कबीर को देख रहा था। फिर वो अपने कमरे में लौट गया। कमरे में आने के बाद उसने एक नज़र आईने पर डाली जिसमें वो खुद था, और फिर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें आज उसने बचाकर सही किया है। इतनी आसान मौत तुम्हें देकर मैं आज बहुत बड़ी गलती कर बैठता। मुझे उस शख्स को धन्यवाद कहना चाहिए, पर नहीं। वैसे उसने तो तुम्हें आज बचा लिया, पर क्या तुम उसे बचा पाओगी मुझसे? मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी जान उसमें बसती है। वो मरा और तुम जीते जी मरोगी, हर रोज़ हर पल, वो भी सिर्फ मेरे हाथों से। हा 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 हा। क्योंकि किस्मत बार बार तुम्हें मुझसे भागने का मौका नहीं देगी, और इस बार तो माँ सा भी बेबस लाचार हैं। हा हा हा। उसकी हंसी बहुत भयानक मालूम हो रही थी। उस बंद कमरे में ऐसा लग रहा था वो दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल जाएगी। सिगरेट के कस के बाद कस लगाते हुए अब वो उठकर बेचैनी से टहल रहा था। सोच रहा था कि कमरे में जाए या न जाए। अगर गया तो वो पता नहीं सो गई होगी या फिर जाग रही होगी, तो फिर उससे बहस करेगी और गुस्सा दिलाए बगैर नहीं रहेगी। क्या सोच रहा है कबीर? उसके डर से अपने कमरे में भी नहीं जाएगा? नहीं तो मुझे उससे डर नहीं लगता है। कबीर सिंघान या किसी से नहीं डरता। बस उसकी ये तीखी ज़बान जो किसी कैंची की तरह चलती है, वो मुझे नहीं पसंद है। न जाने ये खुद को समझती क्या है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तूफ़ान मचा रखा है। पर इस तूफ़ान को दावत तो तुमने ही दी थी ना। हाँ पता है, मैंने ही उसे डील ऑफ़र की थी, पर ज़रा देखो तो सही, मैंने उसकी जान बचाई। और ना सॉरी ना थैंक यू, उल्टे मुझे ही मेरी औकात दिखा रही थी। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मुझे रोका तक नहीं। अब जो भी हो, मैं सारी रात यहाँ पर तो नहीं खड़ा रह सकता। वो खुद में जैसे उलझ कर रह गया था। फिर उसने सिगरेट का आखिरी कश लेने के बाद उसे ज़मीन पर फेंक कर उसे पैरों से रौंदा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो एक राजस्थान के छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि यह खुशियाँ बस कुछ दिनों की मेहमान है, और उसके बाद जो तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में आने वाला था वो ताउम्र कायम रहेगा। जिस तूफ़ान का नाम दिलावर सिंह था। अवंतिका बहुत छोटी थी जब उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाने के बाद उसके पिता के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त उस गांव के सबसे बड़े ज़मींदार ने उसके पिता की मदद की, और अवंतिका के पिता ने अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दी और उसने उसे पैसे दिए, मगर शर्त रखी कि उन्हें अपनी बेटी का ब्याह उनके बेटे से करना होगा। अवंतिका बचपन से देखने में बहुत खूबसूरत थी। नासमझी की उम्र में उसका दिलावर के साथ बाल विवाह हो गया, मगर अफसोस कि कुछ सालों बाद उसकी माँ चल बसी।
वक्त बीतता गया और अवंतिका बचपन की दहलीज लांघ कर जवानी तक पहुंच गई। दिलावर सिंह को हमेशा से पता था कि वो उसकी पत्नी है और उसके 17 साल के होते ही उसकी विदाई के लिए उसके पिता पर जोर डाला, मगर उसके पिता नहीं माने। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन उससे छुड़ा ली और उन्हें बेचकर ज़मींदार के सारे कर्ज चुका दिए और अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं दिनों अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हुई और वो भी अवंतिका को छोड़कर चले गए और दुर्भाग्यवश गांव वालों ने ये फैसला किया कि अब अवंतिका ऐसे अकेली नहीं रह सकती और क्योंकि उसका विवाह दिलावर सिंह से हो चुका है तो वो अब उसकी पत्नी है और उसे उसके साथ ही रहना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, नहीं जाना है मुझे, वो चीखती रही, चिल्लाती रही। मगर पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया था और फिर अवंतिका ज़बरदस्ती की दुल्हन बनकर दिलावर के घर आ गई, जहां दिलावर उसे दिन रात कमरे में बंद रखता, उसे मेंटली से लेकर फिजिकली चोट पहुंचाता। वो उस बड़ी सी हवेली में किसी कैदी की तरह ज़िंदगी जी रही थी। पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना होता तो वो पिंजरा ही है। वो उसे किसी से मिलने भी नहीं देता था, ना ही बात करने देता था। उसे किसी गुड़िया की तरह सजाता संवारता, फिर उसे खुद ही बिखेर कर रख देता। उसके खूबसूरत बालों को संवारते हुए उन्हें नोच डालता। अवंतिका तड़प उठती, वो उसे जख्म भी देता, फिर मरहम भी लगाता। उसके बाबा ने तो उसका नाम अवंतिका रखा था, मगर दिलावर उसे गुड़िया कहकर बुलाता था, जिसे वो हर दिन तोड़ता और जोड़ता। इसी तरह 3-4 साल बीत गए, जिसमें अवंतिका 2 बार गर्भवती भी हुई, मगर दिलावर के टॉर्चर करने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इसी दौरान दिलावर के पिता भी चल बसे। उसकी सास, जो कि एक अच्छी महिला थी, वो दिन रात ये अत्याचार होते देखती, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। पहले तो वो अपने पति की वजह से चुप थी। उसने कई दफ़ा अपने बेटे को समझाना चाहा, मगर क्योंकि अब वो इस संपत्ति का अकेला वारिस बन गया था तो और किसी की भी नहीं सुनता था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ के कहने पर उन्हें कुलदेवी के मंदिर भेजा, औलाद की पूजा के लिए। हालांकि वो भी साथ ही चलने वाला था, मगर ज़मीन का कुछ काम आ गया था तो साथ में वो वहाँ नहीं जा पाया और दूसरी गाड़ी से आने का कहकर उन्हें बस वहाँ भेज दिया। मंदिर गांव से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित था। रास्ता काफ़ी ख़राब था और दोनों तरफ खाई भी थी। वो लोग ड्राइवर के साथ जा ही रही थी कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, मगर गाड़ी के खाई में गिरने से पहले ही वो दोनों उसमें से गेट खुलने की वजह से बाहर गिर पड़ी और ड्राइवर गाड़ी के साथ ही खाई में गिर गया। एक धमाके के साथ ही गाड़ी जलने लगी। अवंतिका ने अपनी सास को उठाया और एक किनारे बैठ गई। उसे भी चोट लगी थी, मगर उन्हें ज़्यादा चोट लगी थी। मासा, आप ठीक हैं? मैं अभी हुक्म को फ़ोन करती हूँ, अवंतिका ने कहते हुए जैसे ही उनके बटुए से फ़ोन निकालना चाहा, उनके हाथों ने उसे रोक दिया, जिस पर वो चौंक गई। नहीं, उसे मत बुलाओ, यही समय है यहाँ से तुम्हारे जाने का, इस नर्क से आज़ादी का। भागो, चली जाओ यहाँ से, उन्होंने अवंतिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो उसने जल्दी से कहा, पर मासा, ऐसे कैसे? मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और कहाँ जाऊँगी? मेरी एक दोस्त रहती है मुंबई में, तुम वहाँ चली जाओ। इस फ़ोन में उसका नंबर है, उसे मेरे बारे में बताना, और हाँ, कभी भी लौटकर मत आना। वो दर्द से कराह रही थी, उनके सर पर चोट लगी थी और उससे खून बह रहा था, साथ ही साथ शरीर के बाकी हिस्सों पर भी खरोंचें थी। अवंतिका के भी माथे पर चोट लगी थी, उसके हाथ और पैर भी छिल गए थे। नहीं मासा, मुझसे नहीं होगा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, उसने फिर कहा। पगली, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये बस मामूली ज़ख्म है, वक्त के साथ भर जाएंगे। पर अगर वो यहाँ आ गया तो जो ज़ख्म तुझे देगा उससे तो कभी नहीं उबर पाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने सारी ज़िंदगी उस नरक में गुजारी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पर तेरे पास मैं हूँ। इसमें कुछ पैसे हैं, उन्हें रख ले। यहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, कोई भी ट्रेन पकड़कर चली जाना और उससे पहले मेरी सहेली को फ़ोन करके बता देना। पर इस फ़ोन से नहीं, पीसीओ से करना और इस फ़ोन को तोड़कर फेंक देना ताकि तुझ तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। अब देर मत कर, जल्दी जा, मेरी चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। जाओ अब, इससे पहले कि वो आ जाए। उसकी मासा ने उसे बहुत समझाया और फिर अवंतिका ने उनके कहे अनुसार वही किया, जिसके बाद वो मुंबई चली आई और अब वो अपने अतीत के कुछ पलों को याद करते हुए नम आंखों से खाली दीवारों की तरफ देख रही थी। उसने अपने बालों को हटाकर अपने कंधे की तरफ देखा, जिस पर दिलावर के दिए गए जख्मों के निशान अभी तक थे। तभी कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो अवंतिका बेड पर लेटी हुई थी। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। तुम्हें क्या पता कि अनाथ होना क्या होता है कबीर सिंघानिया, कितनी आसानी से तुमने मुझे ये सब कह दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, आज तुम्हारे कहे शब्दों ने मेरे बरसों पुराने ज़ख्मों को कुरेद कर रख दिया। वो आंखें बंद किए सोने का नाटक करते हुए सोच रही थी। कबीर ने एक नज़र उस पर डाली और फिर सोफे पर आकर लेट गया। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी, चारों तरफ अंधेरा था।
मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, तो ये नाटक क्यों कर रही हो और किस लिए? उसने अचानक उसकी तरफ दोबारा देखकर कहा तो अवंतिका ने आंखें नहीं खोली, बल्कि दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गई। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, पर गलती तुम्हारी भी थी, कबीर ने दोबारा कहा। मगर अवंतिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप लेटी रही। कबीर ने उसे देखा, फिर सोने लगा, ये सोचकर कि शायद वो ज़्यादा ही गुस्सा है तो सुबह उससे बात कर लेगा। शहर मुंबई, सिंघानिया मेंशन। उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे और अब मेरा पीछा छोड़ दोगे। साहिल को नींद नहीं आ रही थी। अवंतिका के कहे शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, उफ, मगर उसे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। वो मुझसे दूर रहना चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहती क्या है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में कोई था, मगर अब है तो नहीं ना। और इंसान को किसी के चले जाने से रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो तुम क्यों रुकी रही? वो करवटें बदलता हुआ सोच रहा था। गोवा, ये कहाँ चली गई, वो भी इतनी सुबह सुबह? कहीं भाग तो नहीं गई? कबीर की जब सुबह अचानक नींद खुली तो वो सामने बेड पर अवंतिका को ना देखकर परेशानी की हालत में सोचते हुए हड़बड़ा कर उठा। उसे लग रहा था कि उसने कल अवंतिका को कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा कह दिया था। वो रात को बहुत नाराज़ भी लग रही थी। उसके 2-3 बार आवाज़ देने पर भी उसने पलटकर उसे देखा तक नहीं था, और जवाब देना तो दूर की बात थी। सुबह हो गई थी। कमरे की खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। घड़ी में 7 बजने वाले थे और पूरे कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। ऊपर से कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। कबीर पूरे कमरे का जायज़ा लेने के बाद जल्दी से कमरे से भागता हुआ होटल से बाहर आ ही रहा था कि वो किसी से टकराया। ओह, आई एम सॉरी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, उसने उसके सामने खड़े शख्स से कहा, और फिर उसके साइड से होते हुए आगे बढ़ गया। उस शख्स ने पलटकर कबीर को देखा, जो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलावर सिंह था। इसे क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, उसने सोचा। मुंबई, सिंघानिया मेंशन। रात भर नेहा का ख्याल साहिल पर इस कदर हावी रहा था कि वो चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रहा था। सही से नींद नहीं आई थी, और सुबह उठने के बाद भी नींद की वजह से उसे थकान महसूस हो रही थी। घड़ी में 10 बजने वाले थे जब वो उठकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। सामने की खिड़की से आती हुई तेज़ धूप की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। 10 बज गए, ओ माई, और मैं अभी तक सो रहा था, किसी ने जगाया क्यों नहीं? उसने अपनी आंखें मलते हुए सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ देखा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने कहा, कम इन। दरवाज़ा धीरे से खुला और मुस्कुराते हुए दादू कमरे में दाखिल हुए। क्यों बरखुरदार, आज उठने का इरादा नहीं है, उन्होंने कहा और उसके पास आकर बैठ गए। तो साहिल मुस्कुरा दिया। ऐसी बात नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही थी दादू, और जब आई तो पता ही नहीं चला कि मैं कब तक सोया रह गया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल ने कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हें ही देखने आया था। और ये नींद का क्या मसला है? ये तो तभी नहीं आती है जब आंखों में कोई बस जाता है। दादू ने उसके सर पर धीरे से मारते हुए हंसकर कहा, तो वो ज़ोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, आप बिना दादू कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? देखो, मुझे सब पता है कि तुम आजकल कहाँ गायब रहने लगे हो। हमारे पास भी नहीं बैठते, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। साहिल सिंघानिया, भूलो मत कि मैं तुम्हारा दादू हूँ। साहिल की बात सुनकर हंसने लगा। आप बिना दादू, पर वो मुझे पसंद नहीं करती है। दादू चौंक कर, क्यों भाई, क्या कमी है तुम में जो वो तुम्हें पसंद नहीं करती? उसने कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती? नहीं कहा तो नहीं, पर उसने ये कहा है कि मैं और वो बहुत अलग हैं, तो मैं उससे दूर रहूं। लगता है बहुत सीरियस मैटर है। खैर, मोहब्बत कभी बराबरी वालों से थोड़ी ही ना होती है, ये तो बस हो जाती है। तो अब मैं क्या करूं दादू? तुम में हिम्मत है तो बगावत कर दो, वरना जहां माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, दादू ने अजीब से अंदाज में कहा। तो साहिल ने उन्हें चौंक कर देखा। इसका क्या मतलब है अब? उसने हैरानी से दादू से पूछा। मतलब ये है कि उसे जाकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, उसे मनाओ, उसे बताओ कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं। और अगर इस सब के बाद भी वो नहीं मानती तो फिर मेरी नज़र में बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी नज़रें तुम पर हैं। दादू ने उसकी आंखों में देखकर कहा। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम सीरियस। बिना इश्क की जंग लड़े हारने वालों को पता है दुनिया में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी हारा ही नहीं। उफ दादू, आप बिना मुझे बहुत परेशान करते हैं। एक तो उसने मुझे तंग करके रखा है, और अब आप भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं। हटिए, मैं जा रहा हूँ। साहिल उठने लगा तो दादू ने उसे रोक लिया। अरे बेटा तो सही, मेरी बात तो सुनो। साहिल पलटकर, अब और क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, अब तुम मुझे आराम से बताओ कि बात क्या है, कौन है और क्यों दूर भाग रही है, वो भी तुमसे। दादू ने उससे कहा तो वो फिर से आकर उनके पास बैठ गया और पूरी कहानी सुनाने लगा। कुछ समय बाद दादू ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, ये तो बहुत मुश्किल है साहिल, पर कोई बात नहीं। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसका मज़ा नहीं, और इतिहास गवाह है
कि मोहब्बत में मुश्किलों के बाद ही मंजिल मिलती है। उसने ये कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, मगर ये तो नहीं कहा ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। देखो बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, क्योंकि ये कोई फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, असल ज़िंदगी है माय बॉय। दादू ने उसे समझाया। जानता हूँ, पर जो कुछ भी मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, आज तक किसी को देखकर वैसा फील नहीं हुआ मुझे। वो सच में अच्छी लगती है। आई डोंट केयर कि उसका पास्ट क्या था। बस इतना जानता हूँ कि मैं उसका प्रेजेंट बनकर रहना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अब साहिल ने उठते हुए दादू की तरफ देखा। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। मैं नए ज़माने का नागरिक हूँ, नई सोच रखता हूँ, और फिर ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए कि नहीं। दादू उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए, फिर अचानक रुककर, वैसे वो लड़की प्यारी है, बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने उसे अंगूठा दिखाकर कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। और साहिल मुस्कुरा दिया। आई नो, थैंक्स दादू, अब तो मैं उसे मना कर ही रहूँगा। देखता हूँ कोई साहिल सिंघानिया को कैसे इनकार करती है। वो खुद से कहते हुए वॉशरूम में घुस गया। अब उसे फ्रेश फील हो रहा था। फ्रेश होकर उसे नेहा से मिलना था, फिर से उसे इम्प्रेस करना था, चाहे जो भी हो। वो समंदर किनारे खड़ी बहुत देर से लहरों को निहारते हुए खड़ी थी, जो आते जाते उसके पैरों को टकराकर वापस लौट जाती। मन में बहुत कुछ चल रहा था उन्हें देखकर। सुबह का समय था। वो होटल से नींद खुलते ही यहाँ आ गई थी। मन में बहुत बेचैनी और सांसों में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अब जाकर उसे सुकून मिला था। है झांसी की रानी, तुम यहाँ हो? पता भी है मैं कब से परेशान होकर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। कबीर ने हाँफते हुए उसे पीछे से आवाज़ दी तो वो अचानक से चौंक कर पलटी। कबीर दौड़ते हुए उसके पास आया। उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था और अवंतिका नाइट सूट में ही थी। अभी तक मुरझाया हुआ चेहरा हवाओं से बिखरे हुए बालों को बार बार ठीक कर रही थी। तब तक कबीर उसके पास पहुंचा। आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार कहा है कि बिना बताए या फ़ोन छोड़कर ऐसे मत जाया करो। उसने कहते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा, पर अवंतिका ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और पलटकर फिर सामने की तरफ देखने लगी। लगता है ज़्यादा ही नाराज़ है, कबीर ने मन में सोचा। क्यों, कल रात को कुछ बाकी रह गया था बोलना, जो सुबह सुबह मुझे ढूंढ रहे थे? अवंतिका ने बिना मुड़े कहा तो कबीर ने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। लगता है कुछ ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है। अवंतिका उसकी तरफ देखते हुए, जब लोगों की ज़ुबान हद से बढ़ सकती है तो फिर मेरा गुस्सा क्यों नहीं बढ़ सकता? अब ये ज़्यादा हो रहा है अवंतिका। कबीर ने कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ज़्यादा कहाँ है कबीर सिंघानिया। वो भी बोली। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तुमसे बहस करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अब चलो वापस होटल, उसने कहा। देखा, तुम्हें कभी सही से बात तक करनी नहीं आती कि कैसे किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, अवंतिका बोली। हा 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 हा, रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा ऑर्डर है। अब चलो, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम एक निहायत बदतमीज़ इंसान हो जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने पैसों का घमंड है, और कुछ नहीं हो तुम। हाथ छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही अब, ओके? अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, मगर कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने ज़ोर से अपनी तरफ खींचा तो वो लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर गिर पड़ी। तभी तेज़ रफ्तार से आती हुई लहरों ने दोनों को भिगो दिया। अवंतिका ने कबीर को पकड़ लिया। उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने आंखें बंद कर ली, कहीं डूब न जाए। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कबीर उसकी आंखों में झांकते हुए उसे देख रहा था। भीगे हुए बाल, भीगा हुआ मासूम चेहरा, और उस पर बच्चों की तरह उसे पकड़े हुए थी। जैसे ही लहरें वापस गई, वो उसे धक्का देकर अलग करते हुए जल्दी से उठी। हटो तुम, देखो क्या किया तुमने, मुझे पूरा गीला कर दिया। वो आंखें खोलते ही उठकर जाने लगी तो कबीर भी जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा। है, मैंने क्या किया है ये तो? अभी वो कह ही रहा था कि अवंतिका ने झटके से मुड़ते हुए उसे देखा। उसके गीले बाल कबीर के चेहरे पर पड़े थे। तुम कभी कुछ नहीं करते कबीर सिंघानिया, वो कहकर दोबारा पलट गई। रुको, तुम उधर कहाँ जा रही हो? होटल उस तरफ है, कबीर ने उससे कहा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पता है मुझे, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अवंतिका अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे उससे कह रही थी। तो फिर कहाँ जाओगी? कबीर ने उसके तरफ झुकते हुए पूछा। जहन्नुम में, तुमसे मतलब? वो उसे धक्का देकर उसे खुद से दूर किया, मगर तभी कबीर ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चल रही हो, जब तक हमारी डील ख़त्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। उसके बाद जहाँ जाना है चली जाना। वो कहते हुए उसे गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था और अवंतिका उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से मारते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। कबीर, मैंने कहा ना छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो बोल रही थी, मगर कबीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वही दिलावर जो कबीर के पीछे पीछे आया था, दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, मुट्ठियाँ भिंच रही थी उसकी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसने दांत पीसते हुए उन दोनों को देखकर कहा, और वहीं वो दोनों इस सब से बेखबर थे।
मुंबई, नेहा का घर। नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल ही रही थी कि दरवाज़ा खोलते ही सामने साहिल खड़ा था। वो उसे देखकर चौंक गई। साहिल मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था और उसने वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। नेहा ने उसे गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। ऐसे क्या देख रही हो? मैं ही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है ना? छू कर देखो, साहिल ने कहते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखा तो नेहा ने जल्दी से हटाया। अब क्या है? मुझे लगा था कल मेरे इतना समझाने पर तुम समझ जाओगे, पर फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ ना? नेहा ने कहा। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हाथों में कुछ फाइलें और पर्स टांग रखा था। असर हुआ है तभी तो मैं यहाँ हूँ। अब अंदर आने दो, शरीफ लोग ऐसे दरवाजे पर बातें नहीं करते। साहिल ने उससे कहते हुए बुके उसे थमा दिया और फिर ज़बरदस्ती अंदर चला आया। नेहा ने पलटकर उसे देखा। वो भी अंदर आई और बुके और बाकी चीज़ें टेबल पर रख दी। वो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था जैसे वो उसका ही घर हो। देखो मुझे देर हो रही है। नेहा उसके सामने खड़ी थी। तो आज ऑफ कर लो मेरी खातिर। साहिल ने खींचकर उसे अपने पास बैठा लिया। तुम समझते क्यों नहीं? वो बेबसी से बोली। तो तुम समझाओ ना, साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आखिर चाहते क्या हो? वो अब झुंझला रही थी। इतनी नादान तो नहीं हो। तुम्हें चाहता हूँ, साहिल ने बड़े आराम से कहा। ये मुमकिन नहीं है, नेहा ने कहा। नामुमकिन भी नहीं है, साहिल ने कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। बस बहुत ही हो गया, अब मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो मेरे घर से और कभी मत आना यहाँ, वरना मैं, नेहा ने गुस्से से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, जिसे साहिल ने एक झटके में छुड़ा लिया। और अगर नहीं गया तो? साहिल ने कहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब गलत। अभी वो आगे कहने ही वाली थी कि साहिल ने उसे रोक लिया और खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो संभल नहीं पा रही थी। गुस्से और गम के मारे उसका शरीर कांप रहा था। आंखें नम हो रही थी, जिसे उसने शांत कर लिया। रिलैक्स, मैं और तुम हैं यहाँ। बस रिलैक्स हो जाओ और आराम से सोचो। आखिर क्यों इतनी परेशान और बेचैन सी रहती हो? क्यों लोगों की इतनी परवाह करती हो? अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। तुम्हें मेरे साथ कैसा फील होता है, उसे महसूस करो। साहिल कहता ही जा रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी उसकी बाहों में, जैसे बहुत गहरी सोच में डूब गई हो। अब जाकर उसे सुकून सा मिला था। और तभी साहिल ने उसे खुद से अलग किया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। साहिल उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर उसने उसके खामोश होंठों की तरफ जब अपने होंठों को बढ़ाया तो नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों की नमी का एहसास जब उसे हुआ तो वो जैसे किसी ख्वाब से बाहर निकल आई और जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए उसे खुद से दूर किया। जिस पर साहिल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वो जल्दी से दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। फिर अंदर घुसते हुए तेजी से दरवाज़ा बंद किया। ये मुझे क्या हो गया था? ये मैंने क्या किया? कैसे हो गया ये सब? मैंने उसे किस किया? पसीने से लथपथ चेहरा, कांपते हुए हाथों से अपने होठों को छूती हुई वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो खुद से उलझ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने साहिल को अपने करीब आने कैसे दिया, वो भी इतने करीब। दूसरी तरफ साहिल मुस्कुराते हुए कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। चाहे कहीं भी खुद को कैद कर लो, मगर मैं हर जगह मौजूद हूँ। कब और कहाँ तक भागोगी मुझसे? ये तो बस शुरुआत है। सफ़र की मंजिल तो अभी बाकी है मेरी जान, जहाँ मुझे तुम्हारे साथ पहुँचना है। दादू से सही कहा था कि मोहब्बत मिलती नहीं, उसे हासिल करना पड़ता है। आई लव यू नेहा, आई लव यू। वो मन ही मन सोचते हुए वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर का दरवाज़ा लॉक कर गया। नेहा कमरे में ही थी अभी तक। उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी और जल्दी से बाहर आई, मगर वो नहीं था वहाँ। वो जा चुका था। कबीर अवंतिका को लेकर जा चुका था और दिलावर सिंह ये सब देख चुका था। अपने कमरे में आने के बाद उसका गुस्सा और बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। मुंह में सिगरेट जलाए वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा गुस्से से उस समय को याद करते हुए जल रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके इतने करीब रहता है। उसे तो मैं जान से मार डालूंगा अभी और इसी वक्त। रुको दिलावर सिंह, क्या तुम भूल गए हो कि ये राजस्थान नहीं है जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलेगी? यहाँ पर इनके जैसा बनकर ही इनसे निपटना होगा। वो खुद से बातें करते हुए धुआं हवा में उड़ाते हुए आसमान की तरफ देख रहा था, जहाँ सूरज बहुत तेज़ धूप के साथ तप रहा था। तभी उसने सिगरेट बुझाकर फेंक दी और खुद से कहा, ठीक उसकी तरह मैं भी तप रहा हूँ। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से। इतनी आग भर गई है मेरे अंदर कि जब तुम मेरे करीब आओगी तो एक क्षण में भस्म हो जाओगी। फिर उसने उसी जली हुई सिगरेट को पैरों तले रगड़ा और कमरे में चला गया। मुंबई। साहिल जा चुका था, मगर उसकी करीबी के एहसास ने नेहा को अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख दिया था। उस बात के बाद उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो स्कूल जाए, मगर घर में रहने पर उसे और भी ज़्यादा साहिल की बातें याद आती, जिससे उसे और भी ज़्यादा बेचैनी होती। तो उसने इन सब से बचने के लिए दोबारा खुद को तैयार किया
और स्कूल आ गई, जहाँ पर आने के बाद भी उसका दिल नहीं लग रहा था। उसकी कलीग्स उससे बातें कर रही थी, मगर वो कहीं और ही खोई हुई थी, जैसे वहाँ पर हो ही नहीं। उसकी दोस्त मोनिका ने उससे लंच टाइम में आखिर पूछा, नेहा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाकर आराम कर लो। अपनी दोस्त की बात सुनकर नेहा को फिर से सुबह वाली बात याद आ गई, मगर उसने मोनिका को कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस रात को ठीक से सोई नहीं ना, इसलिए सुस्ती सी लग रही है। बाकी आई ऑल राइट, यू डोंट वरी। ओके, पर तबीयत ठीक नहीं लगे तो घर चली जाना, यहाँ मैं मैनेज कर लूँगी। मोनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो नेहा ने हम कहकर सर हिला दिया। जैसे तैसे करके स्कूल ख़त्म हुआ और नेहा घर के लिए निकल ही रही थी कि गेट के बाहर पहुंचते ही उसने साहिल की कार देखी, मगर उसका शीशा बंद था। नेहा उसकी गाड़ी तो पहचानती थी, ये तो उसी की गाड़ी है, वो यहाँ फिर से, उसने मन में सोचा। और इससे पहले कि वो उस गाड़ी के करीब पहुंचती, वो गाड़ी स्टार्ट होते ही तेज़ रफ्तार से उसके बगल से तेज़ी से गुजर गई, जिस पर उसने जल्दी से पलटकर उस तरफ देखा। ये क्या बात हुई, यहाँ आकर बिना गाड़ी में से उतरे ही चला गया। नेहा ने सोचा, पर यह तो अच्छी बात है कि वो चला गया है, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, उसने खुद से कहा। तभी मोनिका वहां पहुंच गई। किसको क्या बुरा लग गया है, मोनिका ने कहा। नेहा चौंक गई उसकी आवाज़ सुनकर, जो उसके बगल में खड़ी थी। उसने जल्दी से कहा, कुछ भी तो, बस ऐसे ही, अच्छा चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ आज, बाय। उसने कहते हुए टैक्सी को आवाज़ दी और जल्दी से उसमें बैठकर वहाँ से निकल गई। इसे क्या हुआ, मोनिका ने उसे जाते हुए देखा। वहीं साहिल की गाड़ी जो कुछ दूर जाकर रुक गई थी और ये सब देख रही थी। उसने अपनी खिड़की का शीशा निखोल कर देखा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, कभी कभी मोहब्बत में दूर जाना भी ज़रूरी होता है, वरना लोगों को आपकी अहमियत कैसे पता चलेगी। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वहाँ से चला गया। गोवा होटल, रात के 8 बजे कबीर अवंतिका को अपने एक बिजनेस पार्टनर के यहाँ लेकर गया था, जहाँ से आने के बाद वो काफ़ी थक गई थी। उसने कपड़े चेंज किए और सो गई, जिसके बाद उसकी आंख खुली तो घड़ी में 8 बज रहे थे। सोफे पर निढाल सा सो रहा था। आज वो सच में बहुत थक गई थी, मगर फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। कबीर जहाँ उसे लेकर गया था वो लोग बहुत अच्छे थे, उसने काफ़ी इंजॉय भी किया। कबीर ने आते ही कोट उतार कर एक साइड बन रख दिया और टाई ढीली करके वैसे ही सोफे पर सो गया। लाइट स्काई ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट में वो शानदार दिख रहा था, हमेशा की तरह। उसके बाल जो हमेशा उसकी पेशानी पर बिखरे हुए रहते थे, आज उसकी आंखों पर आ रहे थे पंखे की हवा की वजह से, और वो नींद में उन्हें बार बार हटा रहा था। अवंतिका उसे देख रही थी, वो उन सारे पलों को जैसे कैद कर लेना चाहती हो। अब रिश्ता झूठा ही सही, पर रिश्ता तो है ना प्राइस सिंघानिया, उसने कहते हुए जाकर उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाया। तो उसने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद वो दूसरी तरफ घूमकर सो गया। अवंतिका ने उसके चंगुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या, अब तो मैं ही फंस गई, उसने खुद से कहा। कबीर की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो अभी तक बेखबर सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उसके चंगुल से अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर वहाँ से बाहर निकल आई। मगर उसे नहीं पता था कि कबीर जाग चुका है। उसके जाने के बाद कबीर ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर बंद होते दरवाजे की तरफ देखा। मुंबई, नेहा का घर। नेहा जैसे ही घर पहुंची, उसने पर्स एक तरफ सोफे पर फेंक दिया, फाइल एक साइड रख दी और निढाल से अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, ये तो अच्छी बात है कि उसने मुझे इग्नोर किया है और इसी तरह वो मुझे भूल जाएगा। वैसे भी उसका और मेरा कोई मैच नहीं है। लोग क्या कहते हैं ऐसे रिश्ते को जिसमें लड़के लड़की से। अब वो बिस्तर पर लेटी खुद से बातें कर ही रही थी कि उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, जो पर्स के अंदर हॉल में रखा हुआ था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। अब किसका फ़ोन है, शायद अवंतिका होगी। ये लड़की भी ना गोवा जाते ही मुझे बिल्कुल भूल गई है। उसने जल्दी से उठते हुए पर्स में से फ़ोन निकाला, मगर उस पर साहिल का नंबर देखकर चौंक गई। ये फिर से वहाँ तो इग्नोर करके चला गया था, अब क्यों फ़ोन कर रहा है। उसने कॉल रिसीव करते हुए सोचा, हाँ हेलो। उसने कहा, हेलो मेरी जान, तो मुझे मिस कर रही थी? आई मिस यू टू डार्लिंग। दूसरी तरफ से साहिल की बातें सुनकर वो फिर से हैरान रह गई। देखो, मैंने तुम्हें कोई मिस नहीं किया, मुझे तो लगा था कि तुम चले गए हो तो शायद अकल आ गई होगी, मगर तुम तो। वो अभी बोल ही रही थी कि वो दूसरी तरफ से साहिल उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, तुमने मुझे जाते हुए देखा था? वो दूसरी तरफ मुस्कुरा रहा था। हाँ देखा था, तुम्हारी गाड़ी में पहचानती हूँ, नेहा ने कहा। गाड़ी को इम्पोर्टेंस, बस मुझे नहीं पहचानती हो, साहिल ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, नेहा बोली। तो फिर कैसा है, साहिल ने उसी अंदाज में कहा। ओह, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। वो चिढ़ गई थी अब। वो तो तुम हमेशा रहती हो, कुछ नया सुनाओ, साहिल ने कहा। तो वो उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गई। ऐसा नहीं है और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, गुड बाय।
नेहा ने फ़ोन काट कर उसे वहीं सोफे पर फेंक दिया और फिर अपने कमरे में आकर लाइट्स ऑफ करके सो गई। मैं कंफ्यूज में रहती हूँ, ये है कौन जो मुझे मेरे बारे में बता रहा है? कुछ नहीं जानते हो तुम, कुछ भी नहीं। पर मैं क्यों उस पागल के बारे में सोच रही हूँ? शायद मैं ही पागल हो गई। उफ, मेरा दिमाग फट जाएगा। उसने तकिए से अपना चेहरा छुपा लिया और सोने की कोशिश करने लगी, मगर सोच पर किसका बस चला है जो उसका चलता। दूसरी तरफ साहिल उसकी झुंझलाहट में अपनी मोहब्बत की खुशबू को महसूस कर चुका था। गोवा, ये कहाँ चले गई? अभी तो कुछ देर पहले कमरे में से बाहर आई थी। कबीर अवंतिका के जाने के कुछ समय बाद कमरे से बाहर आया तो वो उसे बाहर नहीं मिली। वो परेशान होकर उसे पूरे होटल में ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने होटल के स्टाफ से भी पूछा, मगर किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था। वो बाहर नहीं गई, अंदर भी नहीं है, तो फिर गई कहाँ? ओ मिस झांसी की रानी, कहाँ चली गई? वेयर आर यू? वो चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया, जहां उसे ढूंढना बाकी रह गया था। ट्राउजर टी शर्ट पहने वो दोनों हाथों को कमर पर रखे इधर उधर नजरें घुमा रहा था, और तभी किसी ने पीछे से आकर उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो छपाक से स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। साथ ही साथ किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। उसने जब पलटकर पानी में से देखा तो सामने खड़ी अवंतिका ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो वहीं पर छिपी हुई थी और उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, और उसके आते ही उसने अपना बदला ले लिया। हा हा हा, तो कैसा लग रहा है मिस्टर भीगे सिंघानिया? वो हंसते हुए बोले जा रही थी। वहीं कबीर स्विमिंग पूल में से उसे देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई और पास आकर उसने कबीर के सामने झुकते हुए कहा, तो कैसा लगा? हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे को तैसा। सुबह तुमने मुझे भिगोया था और अब मैंने हिसाब बराबर हो गया। अच्छा, अब बाहर आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। भीगे नहीं, सॉरी सिंघानिया, उसने उसकी तरफ कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया, जिसे कबीर ने जोर से पकड़ लिया। अभी कहाँ, अभी तो बराबरी बाकी है मिस झांसी की रानी। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी स्विमिंग पूल में खींच लिया तो वो सीधे पानी के अंदर चली गई, मगर कबीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा, अपने करीब कर लिया। अवंतिका ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए थे और उसे पकड़ रखा था। दोनों ही बुरी तरह भीगे हुए थे और एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। कैसा लग रहा है अब भीगी हुई अवंतिका? कबीर ने कहते हुए उसके ऊपर पानी छपाक से उड़ाते हुए कहा। तो अवंतिका ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली। कुछ समय बाद, तुम हटो पड़े, मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दो दो बार मुझे नहला दिया, हद होती है मजाक की भी। वो तुरंत आंखें खोलते हुए उसे हटाकर स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए बोलते हुए चली गई, और उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए चिल्लाकर, मजाक तो तुमने किया था, मैंने तो बस हिसाब बराबर किया है। तुमने ही तो कहा था जैसे को तैसा। हा हा हा। मिस झांसी की रानी, क्या हुआ? वो कहते हुए अब हंस रहा था। तभी जाती हुई अवंतिका ने उसे पलटकर घूरा और उसे चिढ़ाकर दोबारा आगे बढ़ गई। वो जाते हुए अपने गीले बालों में से पानी निचोड़कर बड़बड़ा रही थी। वहीं दिलावर, जो बस दूर से ही उन दोनों पर नजर रख रहा था, वो अभी तक वहीं पर छुपकर खड़ा ये सब देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड।